Hello children, now today in this video we will discuss the calculation part of titration. अभी तक हमने titration में मोहर सॉल्ट कैसे बनाएंगे, कैसे रीडिंग लेंगे, कैसे फाइल में लिखेंगे, ये सारी चीजें डिस्कस करी हैं। मगर इस वीडियो में हम सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट डिस्कस करेंगे कि प्रैक्टिकल में जो रीडिंग आएगी उसको कहाँ लिखते हैं और कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपको कैलकुलेशन रटनी ना पड़े, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो जैसे कि आपको एम दिखाई दे रहा है, टू प्रिपेयर m/20 सोल्यूशन ऑफ फेरस अमोनियम सल्फेट यूजिंग द सोल्यूशन फाइंड द मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4। तो मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि यहाँ पर मोहर सॉल्ट आप खुद बनाते हैं तो मोहर सॉल्ट आपके लिए नोन सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में दी हुई है कि m/20 है, और KMnO4 आपका अननोन सोल्यूशन है क्योंकि उसकी मोलैरिटी और स्ट्रेंथ आपको निकालना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क होता है वो अननोन कहलाता है, उसी को हम क्या करते हैं ब्यूरेट में फिल करते हैं और फिर उसी की रीडिंग आती है। ठीक है, अब ये एम है, इस एम में m/20 की जगह m/30, m/40, m/50 या कोई भी मोलैरिटीज अगर लिखी होती है तो इन सब के लिए मैं आपको करेक्ट रीडिंग्स बताऊंगी कि कितनी होती हैं और फिर कैलकुलेशन कैसे करना है, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने इस टाइट्रेशन में जो इन्वॉल्व होती है वो मॉलिक्यूलर इक्वेशन लिखी है। अगर इस मॉलिक्यूलर इक्वेशन को आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ आएगा कि ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। यहाँ दो मॉलिक्यूल KMnO4 जब यूज होता है तो उस समय ये मोहर सॉल्ट का पूरा फॉर्मूला है, आपको वाइवा के लिए याद करना होगा मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल मोहर सॉल्ट है और इसको इस एक पूरी इक्वेशन को बाद में 5 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 2 जा 10 मोहर सॉल्ट। तो इस इक्वेशन से हमें ये समझ में आता है कि दो मॉलिक्यूल KMnO4 जो है इस टाइट्रेशन के होते वक्त 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट से रिएक्ट करते हैं। ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो क्या समझ में आता है रिएक्शन से कि दो मॉलिक्यूल KMnO4 कितने मॉलिक्यूल ऑफ मोहर सॉल्ट से रिएक्ट करेगा, 5 2 जा 10। ये 5 यहाँ क्यों मल्टीप्लाई किया है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, तो इससे ये समझ आता है कि दो मॉलिक्यूल मोहर सॉल्ट और 2 मॉलिक्यूल KMnO4 और 10 मॉलिक्यूल मोहर सॉल्ट के बीच में रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ये रेडॉक्स टाइट्रेशन है। ठीक है, तो ये रिएक्शन 2:10 के रेशो में है। ये मॉलिक्यूलर इक्वेशन से हमें समझ आता है। ये मॉलिक्यूलर और आयोनिक दोनों ही इक्वेशन से आपको ये बात समझ में आ सकती है। अब हम इसका कैलकुलेशन डिस्कस करते हैं। नाउ यू कैन सी, आपको एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। ये फॉर्मूला आपने 11th के टाइट्रेशन में यूज किया था। तो 11th के टाइट्रेशन से 12th के टाइट्रेशन का क्या रिलेशन है ये हमें समझना है। और दूसरी चीज ये कि इस फॉर्मूले का कैसे यूज करना है और कैसे कैलकुलेशन करना है ये मैं बताऊंगी। तो फॉर्मूला जो कैलकुलेशन में यूज्ड होगा वो होगा मोलैरिटी दैट इज m1 इंटू वॉल्यूम दैट इज v1 ऑफ एसिड अपॉन मोलैरिटी m2 इंटू वॉल्यूम v2 ऑफ बेस इज इक्वल टू, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत बड़ा है, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैंने ये चीज नीचे लिखी हुई है। ये सब एक लाइन में आना चाहिए था बट क्योंकि बहुत बड़ा है फॉर्मूला तो एक लाइन में नहीं आ पाया तो मैंने नीचे लिखा है। इट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एसिड, एसिड के सामने एसिड का कोफिशिएंट और बेस के सामने बेस का कोफिशिएंट। नाउ यू माइट बी वंडरिंग कि टाइट्रेशन तो है रिडॉक्स टाइट्रेशन, तो मैडम फॉर्मूला एसिड और बेस टाइट्रेशन का क्यों बता रही है, ये तो हमने 11th में किया था। बट एक्चुअली ये फॉर्मूला एसिड बेस के लिए दिया गया मगर सारे टाइट्रेशंस में यही फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है, डिफरेंस क्या आएगा, 11th में हम एसिड बेस लिखते थे, इस साल नहीं लिखेंगे। तो इस साल जो फॉर्मूला हमें यूज करना है वो फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे, अगर आप अपनी बुक रेफर करेंगे तो आपको बुक में दिख गया होगा कि वहां कुछ ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है m ऑफ KMnO4 इंटू v ऑफ KMnO4 अपॉन m ऑफ मोहर सॉल्ट इंटू v ऑफ मोहर सॉल्ट। ठीक है, और इट इज इक्वल टू 2/10 कैलकुलेशन में लिखा है। तो अब आप ध्यान से देखें तो KMnO4 एसिड तो नहीं है मगर एसिड में m1 v1 लिया है तो m1 हमने KMnO4 की मोलैरिटी को माना और v1 हमने KMnO4 के वॉल्यूम को माना है। तो इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि जो भी आपका टाइट्रेशन है उसमें
जो M1V1 है, आप एसिड बेस तो ले नहीं रहे, 12th का टाइट्रेशन है, तो M1V1 जो है वो आपके अननोन सोल्यूशन की मोलैरिटी और वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अननोन सोल्यूशन KMnO4 था, इसी की मोलैरिटी स्ट्रेंथ निकालना है, तो इसको हमें ऊपर रखना है। ठीक है, और M2V2 क्या है, बेस के लिए हमने इस साल क्या लिया है, मोहर सॉल्ट। बेस तो लिया नहीं, मोहर सॉल्ट लिया है, तो नोन अननोन अपॉन नोन है। ठीक है, तो KMnO4 क्या है, आपका अननोन सोल्यूशन जो आपने ब्यूरेट में भरा है, जिसकी आप रीडिंग निकालेंगे, अपॉन मोहर सॉल्ट क्या था, नोन सोल्यूशन, क्योंकि इसकी मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में दी रहती है और आप खुद बनाते हैं M/20 या M/30 M/50 जितना भी बनाते हैं, तो अननोन अपॉन नोन है। यानी जब आप ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन कर रहे होंगे तो भी यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अंतर सिर्फ इतना आएगा कि वहां पर मोहर सॉल्ट की जगह आप ऑक्सैलिक एसिड यूज करते हैं, तो यहां ऑक्सैलिक एसिड लिख लेंगे मोहर सॉल्ट की जगह पर। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कैलकुलेशन में, बाकी कुछ भी बदलेगा नहीं। वहां पर कोफिशिएंट भी अलग होता है, वहां पर क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल KMnO4 के 5 मॉलिक्यूल ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, तो 2/5 लिखेंगे यहाँ पे, अगर आपका टाइट्रेशन मोहर सॉल्ट ऑक्सैलिक एसिड है। लेकिन क्योंकि ये मोहर सॉल्ट और KMnO4 है, इसलिए मैंने 2/10 लिखा है। ये 2/10 कहां से आया, ये क्या है, 2 क्या है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एसिड। एसिड की जगह हमने क्या लिया है, अननोन सोल्यूशन, दैट इज योर KMnO4। तो KMnO4 का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मैंने आपको इक्वेशन से बताया था, 2 मोल KMnO4। नीचे देखिए, बेस की जगह आपने क्या लिया है, मोहर सॉल्ट। ठीक है, तो मोहर सॉल्ट 10 मॉलिक्यूल से KMnO4 रिएक्ट करता है, इसलिए ये 2/10 आया है। तो आपको 2/10 का लॉजिक समझ आ गया। अगर यही टाइट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड होता तो 2/10 की जगह हम 2/5 लिखते। क्यों, क्योंकि 2 मोल KMnO4 5 मोल ऑक्सैलिक एसिड से रिएक्ट करता है। सिर्फ इतना सा डिफरेंस आएगा कि पूरे फॉर्मूले में मोहर सॉल्ट की जगह ऑक्सैलिक एसिड लिखा जाएगा और 2/10 की जगह 2/5 लिखा जाएगा। ओनली दिस मच। नाउ गेट बैक टू दिस ओनली। अब हम इसी को सोलरली डिस्कस करते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद ऑक्सैलिक एसिड। तो हमने जो है मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 लिखा। फॉर्मूला क्या है, मैं आपको एक शॉर्ट में एक बार और लिख के बता देती हूँ कि फॉर्मूला हुआ क्या। एक्चुअली फॉर्मूला है M1V1 अपॉन M2V2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वट एवर इज योर अननोन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ नोन। ठीक, तो M1V1 क्या है, मोलैरिटी और वॉल्यूम ऑफ योर अननोन सोल्यूशन। जो भी अननोन है, अगले टाइट्रेशन में ऑक्सैलिक वाले में आपको ऑक्सैलिक एसिड नोन होगा और KMnO4 अननोन होगा, तो फिर KMnO4 ऊपर आएगा और नीचे ऑक्सैलिक आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप शॉर्ट में लिख लें कि आपने ये यूज किया है। ठीक है, बाकी आप यहां से डायरेक्ट लिखना शुरू कर सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा। जो भी पिंक कलर से लिखा और पेंसिल से लिखा, दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब आगे देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 आपको क्या है, दी हुई नहीं है। क्वेश्चन ने बोला है कि मोलैरिटी निकालिए, तो आप इसको एज इट इज लिख ले, M ऑफ KMnO4 इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 क्या होगा, वो जो रीडिंग आएगी KMnO4 ब्यूरेट में भरा है उसी को आप नीचे गिरा रहे हैं, तो ये होगी आपकी रीडिंग। जो भी रीडिंग आती है वो यहां लिखी जाएगी। ठीक है, अपॉन मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट कितनी है, 1/20। क्वेश्चन ने आपको M/20 मोहर सॉल्ट बनाइए लिखा था, है ना, तो आपको मोलैरिटी पता है तो 1/20 लिख लिया। अगर M/30 देते हैं तो यहाँ 1/30 लिख लीजिएगा। अगर M/40 देते हैं तो यहाँ 1/40 लिख लीजिएगा। अगर M/50 देते हैं तो यहाँ M/50 लिख लेंगे। इतना ही डिफरेंस आएगा। इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट। तो मोहर सॉल्ट आप कितना हर बार पीपेट आउट करते हैं, 20 ml पीपेट करते हैं, तो यहाँ वॉल्यूम भी 20 आएगा। अब आप हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि ये जो वैल्यू है ये तो हमेशा 20 रहेगी। कौन सी वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट, ये हमेशा 20 है। क्यों, क्योंकि आप हर बार 20 ml निकालते हो, तो ये तो आपको रट सकते हो कि ये 20 ml है। बदलेगा क्या, सिर्फ ये, क्योंकि ये मोलैरिटी आपको क्वेश्चन में दी रहेगी। ये 1/20 दी हो सकती है, 1/30 दे सकते हैं, वो एम पर डिपेंड करेगा। मैंने आपको पीछे एम दिखाया था, ये लिखा है टू प्रिपेयर M/20। अगर यहाँ M/30 लिखा है तो यहाँ पर आप मोलैरिटी ऑफ मोहर सॉल्ट 1/30 ले लेंगे। अगर
एम में m/40 लिखा है तो यहाँ आप 1/40 ले लेंगे, इतना डिफरेंस आएगा, बाकी डिफरेंस नहीं है। इट इज इक्वल टू 2/10 कांस्टेंट है हर कैलकुलेशन में, चाहे कोई भी मोलैरिटी दे दे। अगर मोलैरिटी बदलेगी तो आपके कैलकुलेशन में क्या बदलेगा, तो ये बदलेगा। ये आपको कहाँ से मिलेगा बेटा, तो ये आपको एम में लिखा हुआ मिलेगा। ये जो मैंने पर्पल से सर्कल किया है ये मोलैरिटी है मोहर सॉल्ट की, और ये सवाल में दी रहती है, तो आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है। पर मोलैरिटी बदलने से कैलकुलेशन में ये पर्पल सर्कल के अंदर जो लिखा है वो बदलेगा। और दूसरी चीज बदलेगी आपकी ये रीडिंग। ये दो चीजें हैं जो आपकी बदलेंगी, अदरवाइज चीजें सेम रहेंगी। अब मान लेते हैं कि m/20 मोहर सॉल्ट बनाने पर मेरी रीडिंग आई है, जिसको मैं x से डिनोट कर रही हूं, अगर वो आई है 20 ml, ठीक है। m/20 के लिए 20 ml इज द एग्जैक्ट रीडिंग। आपकी 19 या 18.5 से लेकर 21, 21.5 तक सारी रीडिंग सही मानी जाती हैं, पर 20 एग्जैक्ट रीडिंग है, एकदम सही। इसके आगे पीछे 1.5 ml आगे पीछे सही मानेंगे। तो आप क्या निकाल रहे हैं, मोलैरिटी ऑफ KMnO4 ये हमें निकालना है, इनटू रीडिंग मैंने क्या बता दी 20 अपॉन 1/20 क्या है मोलैरिटी जो क्वेश्चन में दी है, इनटू 20 क्या है जो मोहर सॉल्ट आप पीपेट आउट करते हैं। आपका पीपेट 20 ml का है तो आप हर बार 20 पीपेट आउट करेंगे, ये नहीं बदलेगा। इट इज इक्वल टू 2/10। अब आप इसे सॉल्व करें। सॉल्व करना कितना आसान है, अगर आपको इतना समझ आया है तो फिर ये बहुत ईजी है। दिस विल गेट कैंसल्ड। आपके पास बचता क्या है, सिर्फ बचता है मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू क्या बचा, ये 2/10 बचा, और ये बचा है आपके पास इनटू ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/20, तो ये हो जाएगा 2/200। तो आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0.01 mm। ये आपका क्या निकल आया, मोलैरिटी ऑफ KMnO4। एक बात ध्यान रखिए, मैंने रीडिंग एग्जैक्ट ली थी, एग्जैक्ट 20, इसीलिए 0.01 आ रहा है। अगर आपका 0.0985 ऐसा कुछ भी आता है तो वो करेक्ट माना जाता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखें, आपकी मोलैरिटी कुछ भी हो, आपकी मोलैरिटी मोहर सॉल्ट की कुछ भी हो, यहाँ m/20 थी, m/30 हो, 40 हो, 50 हो, आपकी KMnO4 की मोलैरिटी ये या इसके आसपास ही आएगी, ये नहीं बदलती, क्योंकि KMnO4 टीचर बनाता है और वो एग्जैक्टली फिक्स्ड क्वांटिटी बनाता है हर टाइट्रेशन में। मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी बदलने से रीडिंग बदलेगी, लेकिन ये आंसर नहीं बदलेगा। तो आप जो आंसर निकाल रहे हैं वो 0.01 अगर नहीं आता तो आपके कैलकुलेशन में कुछ गलती है, और गलती कहाँ हो सकती है, आपकी रीडिंग में। तो वो रीडिंग पे ध्यान देना है। तो एक चीज नोट कर लीजिए, मैं आपको इधर दूसरे पेज पर नोट करा देती हूँ, अभी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, बट स्टिल अगर m/20 मोहर सॉल्ट बनाने को बोला तो करेक्ट रीडिंग है 20। रेंज क्या होगी, 19 से लेके 21 तक सारी रीडिंग्स आप सही मान सकते हैं। m/30 मोहर सॉल्ट बनाने को अगर कहा तो करेक्ट रीडिंग होती है नियरली 13.3 के आसपास। तो आप जो है तो m/30 के लिए करेक्ट रीडिंग होती है एग्जैक्ट रीडिंग 13.33, बट इतना डेसिमल के बाद आप नहीं लिखेंगे, 0.33 कोई कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो करेक्ट रीडिंग्स क्या हो सकती हैं, यहां से 1 ml कम ले लें, 12 से लेके 14, 14.5, 1.5 ml आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। ये एग्जैक्ट रीडिंग है, ये रेंज है। m/20 के लिए ये एग्जैक्ट रीडिंग है, ये रेंज है। सिमिलरली अगर m/40 आता है क्वेश्चन में मोहर सॉल्ट, तो रीडिंग आपकी क्या आएगी 10 विल बी द एग्जैक्ट रीडिंग। रेंज क्या हो सकती है 8.5 से लेके 11.5 तक। मैंने बोला 1.5 ml आगे पीछे चलता है। जो सर्कल में लिखी है वो एग्जैक्ट रीडिंग है, बिल्कुल सही, एकदम सही। जिसको जो है आपके कैलकुलेशन में ये रीडिंग की जगह यहां रखने पर एग्जैक्ट 0.01 मोलैरिटी आ जाएगी KMnO4 की।
ठीक है। अगर m/50 है मोहर सॉल्ट तो एग्जैक्ट रीडिंग होगी 8। ये कैसे आता है, ये काफी लेंथी कैलकुलेशन है जो सिर्फ टीचर्स को आता है, मे बी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है ये चीजें। ये सब मैंने खुद कैलकुलेट किया है, परफॉर्म किया है, दैट इज वाई आई एम टेलिंग। कई बार बच्चों को प्रॉब्लम होती है, सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर। सो 7 से लेकर के 9, 9.5, आई होप आप समझ गए कि जो एग्जैक्ट रीडिंग है, जो एकदम सही है, वो सर्कल में लिखी है और उसके नीचे जो मैंने दी है वो 1-1.5 ml आगे पीछे चलता है, दैट इज द रेंज। वो उतना वेरिएशन आ सकता है या कहते हैं कि आता ही है। तो ये अगर आपको मोलैरिटी मिलती है तो ये आपकी रीडिंग्स होंगी, जिसको आप यहां रख करके कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी m/20 से आपको सिखाया है। अब इसके अलावा आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो m/30, 40, 50 सबके लिए कैलकुलेशन करके जाइए, जिससे आपको कोई भी दिक्कत एग्जाम में नहीं होगी। अभी हमारा कैलकुलेशन खत्म नहीं हुआ है। हमारे को एम ने कहा था मोलैरिटी और स्ट्रेंथ दोनों निकालो, तो हम मोलैरिटी निकाल चुके हैं KMnO4 की। इसके बाद हम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि बहुत ईजी है। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी स्ट्रेंथ निकालनी है उसी की मोलैरिटी इनटू उसी सब्सटेंस का मोलर मास। तो हमें किसकी मोलैरिटी निकालनी है, KMnO4 की। हम KMnO4 की मोलैरिटी निकाल चुके हैं, हमें स्ट्रेंथ किसकी निकालनी है, उसी की, KMnO4 की ही स्ट्रेंथ निकालनी है। ठीक है, तो उसी की मोलैरिटी रखेंगे। मोलैरिटी क्या आई है हमारा, देखिए ये जो कैलकुलेशन आपने अभी किया है, अगर ये गलत होता है तो यही वैल्यू, ये जो मोलैरिटी आप कैलकुलेट करते हैं, यही आप यहाँ रखते हैं, है ना। स्टेप 1 का कैलकुलेशन स्टेप 2 में पुट होता है। मोलैरिटी निकल गई KMnO4 की, यही वैल्यू यहाँ पुट होती है। ठीक है, तब वो जिसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, किसका स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं, KMnO4 का, तो मोलैरिटी किसकी रखेंगे, KMnO4 की मोलैरिटी जो आपने स्टेप 1 में कैलकुलेट करी, इनटू मोलर मास किसका लिखेंगे, जिसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं। तो KMnO4 का स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं तो KMnO4 का मोलर मास होता है 1.158। ओके, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1.58 ग्राम पर लीटर। दो बातें हमेशा ध्यान रखें, मोलैरिटी निकाली है तो यूनिट कैपिटल M और स्ट्रेंथ निकाली है तो यूनिट ग्राम पर लीटर लिखना मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लिखते तो इस बात के भी 1 से 1.5 नंबर टीचर काट सकता है या फिर काटते ही हैं। अब कैलकुलेशन हो जाने के बाद आप लिखेंगे रिजल्ट, जो कि कंपलसरी है लिखना, क्योंकि एम ने कहा था टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी, या मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ, ऑर्डर नहीं चेंज करें क्योंकि मोलैरिटी निकलेगी नहीं जब तक स्ट्रेंथ नहीं निकलेगी। तो रिजल्ट में आप लिख कर दिखाएंगे मोलैरिटी ऑफ गिवन KMnO4, या खाली KMnO4 भी लिख सकते हैं, KMnO4 सोल्यूशन इज इक्वल टू 0.01 m। क्लियर। और साथ में पूछी थी स्ट्रेंथ, ये जो पहला कैलकुलेशन था ये यहाँ लिख के बता दिया कि इतना आया है हमारा, फिर हमने लिखना है स्ट्रेंथ भी पूछी है, तो लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ, पूरा स्टेटमेंट लिखें, ऐसा ना सोचे कि टीचर विल अंडरस्टैंड, तो आपको KMnO4 के लिए निकालने को बोला गया है, लिखकर बताएंगे ग्राम पर लीटर। ध्यान रखें टीचर ये चेक करते समय जरूर चेक करते हैं, तो यहाँ भी रीडिंग लिखी होनी चाहिए, यहाँ रिजल्ट में भी लिखी होनी चाहिए, और लास्ट स्टेप में आप प्रिकॉशन लिख सकते हैं 2 से 3। तो ये था हमारा कैलकुलेशन। अगर आपको ऑब्जर्वेशन टेबल नहीं समझ आई, ऑल्दो ऑब्जर्वेशन टेबल बनती है हमेशा कैलकुलेशन के ऊपर, लेकिन क्योंकि मैं उसको पहले के वीडियोस में समझा चुकी हूँ इसलिए मैंने यहाँ उसे प्रायोरिटी नहीं दी, यहाँ मैंने कैलकुलेशन को प्रायोरिटी दी। बट मैं आपको ऑब्जर्वेशन टेबल भी अब समझा देती हूँ, मगर ध्यान रखिए ऑब्जर्वेशन टेबल हमेशा कैलकुलेशन के ऊपर बनेगा या उससे पहले बनेगा कॉपी में, बाद में नहीं बनता है। नाउ सी बेटा, ये मैंने स्केच आउट किया है ऑब्जर्वेशन टेबल का बाहर का कवर, या फिर कह सकते हैं उसकी बाउंड्री लाइन। हमेशा आपके कोई भी टाइट्रेशन कर रहे हो, चाहे 11th में एसिड बेस करें या 12th का ऑक्सैलिक एसिड KMnO4 या मोहर सॉल्ट KMnO4, हमेशा सिर्फ 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम सीरियल नंबर होता है, इसे कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट सबको पता है। इसके बाद जो 3 कॉलम होते हैं ना बेटा, वो भी फिक्स हैं। पहले कॉलम में आती है
इनिशियल रीडिंग, इनिशियल का मतलब क्या होता है, शुरुआत। जब आप टाइट्रेशन शुरू करेंगे तो पहले कॉलम में शुरुआत की ही बात करेंगे, तो पहले कॉलम में लिखिए इनिशियल रीडिंग। अब आप ये मत सोचिएगा कि ये कॉलम 2 है, इसे मैं कॉलम नहीं मान रही क्योंकि सीरियल नंबर तो आप लिखते ही हैं, तो आई एम कंसिडरिंग दिस कॉलम एज फर्स्ट कॉलम। इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ब्यूरेट में शुरुआत में क्या रीडिंग थी, ठीक है। फिर ब्यूरेट की ही बात करेंगे बेटा अपन सारे कॉलम्स में। फाइनल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, इतना आसान कुछ भी नहीं है जितना कि ये टाइट्रेशन, ठीक है। तो इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट, ब्यूरेट की शुरुआत की रीडिंग क्या थी, फाइनल रीडिंग ब्यूरेट की बाद की रीडिंग क्या थी, यही तो याद रखना है। इसको आप हिंदी में याद रखेंगे तो इंग्लिश में आराम से लिख सकते हैं। तो इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, शुरू में क्या किया, क्या रीडिंग थी, फिर बाद में क्या आई, और रीडिंग लाने में भाई ब्यूरेट में क्या भरा था, KMnO4, तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड लिख लो यहाँ पे। कितना इजी है, राइट। अब सीरियल नंबर 1 2 3 इसको तो याद नहीं करना पड़ता। इनिशियल रीडिंग बेटा हर बार 0 है, क्योंकि मैंने आपको टाइट्रेशन करते समय बताया था कि हर बार आप अपना ब्यूरेट कहाँ तक भर लेते हैं, 0 तक। कई बच्चे एक रीडिंग लेने के बाद वहीं से कंटिन्यू करते हैं, मगर वैसा ना करें, आप वैसा भी कर सकते हैं, मगर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप हर बार एक रीडिंग लेने के बाद ब्यूरेट को फिर से 0 तक भर लें KMnO4 से, उससे अच्छा रहता है, इजीली आप काम कर पाते हैं, आपकी कैलकुलेशन लेंदी नहीं होती। तो इनिशियल रीडिंग हर बार 0, तो पहला और दूसरा कॉलम तो बहुत इजी है। पहले कॉलम में आपको गिनती लिखनी है 1 2 3 सीक्वेंस, दूसरे कॉलम में आपको 0 0 लिखना है। तीसरे कॉलम में वो नंबर लिखेंगे जो आपकी रीडिंग आती है। तो रीडिंग मैंने आपको 20 बताई थी, सपोज आपकी पहली रीडिंग 20.2 आई है, और कैलकुलेशन में मैंने क्योंकि 20 लिखा था इसलिए मैं ये दोनों रीडिंग्स 20 लिख लेती हूँ। उसके बाद ये फाइनल रीडिंग आती कैसे है, ये KMnO4 जो आप नीचे गिरा रहे हैं उसी से आती है ना। तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड भी वही होगा जो फाइनल रीडिंग दे रहा है, क्योंकि KMnO4 ही आप नीचे गिरा रहे हैं। तो यही चीज जो थर्ड कॉलम में है वो ही आप यहाँ लिखेंगे सेम टू सेम। तो इतना इजी था। ये जो रीडिंग्स हैं जो सेम है, सेकंड और थर्ड, ये हमेशा सेम आनी चाहिए बाय डिफॉल्ट, ऐसा कहते हैं। जब तक नहीं आती तब तक आप रिपीट करें, जब तक 2 लगातार रीडिंग सेम ना आए, ये कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग्स कहलाती हैं। कभी भी तीनों रीडिंग अलग नहीं होनी चाहिए, पहली छोटी और अगली 2 बड़ी नहीं होनी चाहिए। हमेशा पहली रीडिंग बड़ी होती है क्योंकि वो रफ रीडिंग मानी जाती है, और अगली 2 रीडिंग सेम होती हैं और वो पहली रीडिंग से छोटी होती हैं। तो ये जो आया है ये आपका x का वैल्यू आया है 20 ml, और x क्या था जो आपने कैलकुलेशन किया है, ये जो x निकला है 20, ये आपकी रीडिंग है। यही ऑब्जर्वेशन टेबल से उठाकर आप यहाँ पुट करते हैं। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, यहाँ भी तो लिखा है वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, right? So this was all about how to calculate and find out molarity and strength of the Mohr salt, given with the help of that to calculate for the KMnO4, which is your unknown solution. Everything will remain same for oxalic acid. यही molarity और strength आती है oxalic acid के साथ भी, सिर्फ कैलकुलेशन में वो डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया। क्योंकि KMnO4 तो सेम है दोनों टाइट्रेशन में और वो दोनों में अननोन है, तो आपका आंसर दोनों में सेम आएगा। आई होप दिस वाज क्लियर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।